बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाज़ेब अहमद। नई आवाज, नए अंदाज, नई उमंग और नए तरंग के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक बार फिर, एक खुद सुबह बखैर और एक सुबह की मुस्कुराहट के साथ। और इस प्रोग्राम जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे कल भी और आज भी। एक नए दिन का आगाज करते हैं। बहुत सारी खबरें आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं और प्रोग्राम बिल्कुल इस प्रोग्राम में पहले हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या कुछ शामिल होगा। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं जैसे कि कोरोना का खदशा जाहिर किया जा रहा है, नई वेरिएंट का जो बताया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ ममालिक में डिटेक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि NCOC ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और तमाम सूबों को हिदायत भी कर दी है कि अब कोई इसमें टॉलरेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्यों बर्दाश्त करेंगे? शायद सोचने वाली बात है ना। रीच एवरी डोर का रीजन ये है कि पता है हुकूमत पंजाब को कि अगर नहीं अभी से इकदाम लिए गए तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि हमें नुकसान होगा और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते करंट सिनेरियो में। बिल्कुल, जिस तरह हमने देखा कि पहले भी लॉकडाउन लगे थे और बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, इसके बाद अब ये हिदायत देना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी खबर भी है। वो अच्छी खबर ये है कि जो पंजाब हुकूमत ने उन्होंने रीच एवरी डोर के नाम से जो मुहिम का आगाज किया था, उसके बाद तकरीबन 1,30,00,000 लोगों की जो वैक्सीन है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये हदफ उन लोगों ने मुकम्मल कर लिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ मुबारक होना चाहिए उन लोगों को लिए भी जिन्होंने वैक्सीनेशन करा ली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कल ही हम सुमरो साहब के साथ यही बात कर रहे थे कि जो पहला चैलेंज वो ये कि वैक्सीनेशन तो कराएं। अगर पंजाब हुकूमत ने अचीव कर लिया है, ये बहुत बड़ा नंबर है एंड आई थिंक हमें सबको रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। बिल्कुल, और वैक्सीन होंगी उसके बाद ही बूस्टर्स लगेंगे, इसलिए वैक्सीन होना सबकी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुख्तलिफ ममालिक में ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, इटली भी शामिल है, स्पेन भी है, साउथ अफ्रीका कंट्रीज तो ऑलरेडी हैं ही, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका के वो पेशेंट जो कि सऊदी अरब में थे, उनको डायग्नोज हुआ ओमिक्रॉन का और इस वक्त वो क्वारंटीन में है। ये सिर्फ एक पेशेंट नहीं आए जैसे कि शाहजेब ने बताया। ऑस्ट्रेलिया में 6, ऑस्ट्रिया बेल्जियम में 1, बोत्सवाना में 19, चेक रिपब्लिक में जनाब 4, हांगकांग में तकरीबन 30, इटली में 4 और जापान में 1 के अलावा ये जो तादाद है ओमिक्रॉन के पेशेंट्स की बढ़ती जा रही है। और ये एक बहुत फिक्र की बात है ये न्यूज़, क्योंकि अब सऊदीया के रास्ते खुल रहे हैं, अब लोग जा रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं, उसके हवाले से भी आपको बात बताएंगे। लेकिन अब कुछ बात करते हैं बैन अक़वामी उमूर के हवाले से। बिल्कुल, अमरीका और तालिबान में एक बार फिर मुज़ाकरात हुए हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अफ़गान तालिबान के सीनियर नुमाइंदों से दोहा में मुज़ाकरात हुए, जिसमें दहशतगर्दी समेत अहम मामलात पर बातचीत हुई है। लेकिन इसके साथ साथ तर्जुमान तालिबान जिनका नाम है सुहेल शाहीन, उनका यह कहना है कि अमरीका को अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए दोहा मुआहदे पर अब अमल करना चाहिए। तो ये मामला जो एक अहम मामला है, इस पर दोबारा से मुज़ाकरात हुए हैं। आगे चलकर इस पर भी मजीद तफसीलन बात करेंगे। लेकिन एक और अच्छी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे गुज़िश्ता रोज भी, और माया तफसीलन बता रही थी। बिल्कुल, हज के जितने भी ख्वाहिशमंद हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस बार हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त बात बताई है जनाब कि इस वक्त साल 2022 के लिए पाकिस्तान से हाजियों का कोटा बढ़ा दिया गया। 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव की जाएंगी। जो लोग इतने अरसे से ख्वाहिशमंद थे, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, अल्लाह पाक ज़िंदगी में ज़ाहिर है हमारे 5 अरकान में से बेसिक में से है जो हमें करना है अचीव, और जो नसीब वाले हैं उनको हज मिलता है। और वो बहुत नसीब वाले जो बार बार अल्लाह के घर की हाज़िरी के लिए जाते हैं। लेकिन 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस की खबर के साथ साथ 2022 में कोरोना की सिचुएशन और भी टफ होती जा रही है, ट्रैवलिंग सिचुएशन और भी टाइट होती जा रही है, प्रिकॉशनरी मेजर्स और सख्त होते जा रहे हैं। आपको मालूम है, आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि वहां पर आपको एक लिमिटेड टाइम में जाना है, आपको एक लिमिटेड एरिया में जाना है, एक लिमिटेड तादाद में जाना है। ना पहले की तरह आप जिस वक्त चाहे जा सकते हैं, उम्र आप हर वक्त नहीं कर सकते, उन्हीं टाइम्स में आपको करना है। तो ये और सिचुएशन जो है वो मुश्किल होती नजर आ रही है। और हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि जो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार आप ऑलरेडी कर लें, ताकि जब आपका प्लान बने तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। स्कूल के हवाले से भी एक हमारे पास खबर है। बिल्कुल, इतनी प्यारी खबर है वो कि मैं कहती हूँ कि जिस ज़ात के लिए पूरी दुनिया, और जिनको पूरी सिर्फ दुनिया मुसलमानों के लिए नहीं, उनको रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। पंजाब के जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक रिवायत कायम की है कि कौमी तराने पंजाब में, कौमी तराने से पहले दुरूद पाक दुरूद शरीफ का जो है
वो एक राउंड शुरू किया गया है कि अब दुरूद पाक के बाद कौमी तराना पढ़ा जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी मेरा ख्याल है बुनियाद रखी जा रही है ये। और इसके साथ हम देखते थे कि तिलावत कुरान पाक होती थी और इसके साथ साथ अब दुरूद शरीफ भी पढ़ी जाएगी, उसके बाद कौमी तराना भी होगा। तो ये एक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने ये कदम उठाया है। आगे चलकर कुछ गाड़ियों के हवाले से बात करते हैं। हमारी नौजवान नस्ल बहुत इंटरेस्टेड होती है इसमें, तो आपको बताने चले कि जो मुकम्मल तैयार गाड़ियां हैं उसकी दरामद पर मजीद पाबंदियों का फैसला किया गया है। लग्जरी गाड़ियां इसके साथ साथ जो हैं उसकी दरामद पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन ये पाबंदी 6 महीने के लिए है, जनवरी से लेकर जून तक। यस, और क्योंकि पाबंदी के अलावा जो पार्ट्स वगैरह के भी हवाले से जो सिचुएशन है वो चैलेंज आता है, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों को लेकर, मैं भी जरा बहुत सेंसिटिव हूँ, गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते, लेकिन लग्जरी गाड़ियों के पार्ट्स, लग्जरी गाड़ियों के लोगों को चैलेंज तो आएगा, क्योंकि जो शौकीन लोग हैं उन लोगों के लिए ऑब्वियसली वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन देन अगेन उनके लिए चैलेंज ये है कि अगर आप संभाल के फिर गाड़ी चलाएं। एक बुरी खबर आपके लिए भी है ना, जो कॉस्मेटिक्स है ना उस पर भी वो कह रहे हैं कि रेगुलेटरी लगेगी और कस्टम ड्यूटी लगेगी, आयद करने का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो पालतू जानवरों के खाने हैं उस पर भी वो हाँ, बच्चों के डायपर्स वगैरह भी। लेकिन ये कॉस्मेटिक्स की बात मैं तो बगैर मेकअप की भी बैठ जाती हूँ, लेकिन हाँ वाकई खवातीन के लिए एक परेशान कुन बात है कि जो बाहर के आने वाले जो कॉस्मेटिक्स है जिन पे हमें इतनी ज्यादा हम डिपेंड करते हैं स्किन की, लेकिन अपने पाकिस्तान में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी हो रही है। खवातीन की बात हो रही है तो एक और खातून की बात हो जाए जो है सानिया मिर्जा, भाभी जिनको भाभी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। वो भाभी पाकिस्तान आई हुई हैं और यहाँ पर उन्होंने जो आलमी मयार का टेनिस कोर्ट है पंजाब का उसका रुख भी किया। पता है क्या कहा उन्होंने? खेला तो है, वो सब लोग माशाल्लाह देख भी रहे हैं। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये एक इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट है, इसमें बहुत अच्छे जो है बेसिकली जब एक प्लेयर जाता है फील्ड पर ना, जो वहाँ पे फैसिलिटेट किया हुआ है, वो कहने लगी कि इस तरह की फैसिलिटेशन मैंने बाहर के कोर्ट्स में ज्यादा देखी है। सो क्या ख्याल है फिर? मेरा ख्याल है भाभी सोशल मीडिया पे भी बहुत नजर आ रही हैं और बहुत ज्यादा वो पाकिस्तान में घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, दावतें अटेंड कर रही हैं। सोशल मीडिया पे इससे ज्यादा नजर आ रही है माया, क्योंकि वो एक मॉल में भी गई थी जहां पर बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जो वहां पर पहुंची, सानिया मिर्जा से मिले, शोएब मलिक से मिले और सेल्फीज का दौर भी वहां पर चलता रहा। तो ये तो इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। अभी आपको ये भी बता दें साथ साथ जल्दी के इब्रार उल हक साहब की एक और वीडियो आई जिसके बाद एक उनका स्टेटस आया, जिसके बाद काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। मारूफ गुलकार हैं इब्रार उल हक साहब और उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी वीडियो बनाकर ये भी कहा कि ट्रेनिंग के लिए सही उम्र यही है। एक बच्ची की वीडियो थी जिसमें वो बच्ची रोटी पका रही थी और उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के लिए सही उम्र यही है बच्चियों के लिए खास तौर पर। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इब्रार उल हक साहब ने एक बात कर दी है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि आई एम टेकिंग हिज साइड, मैं एक जेनरिक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर बच्चों को सिखाने की उम्र यही होती है, मेरे लिए मेरी वालदा बचपन में एक छोटा सा बेलन लेकर आई थी बिकॉज मुझे शौक था रोटी बनाने का, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। फिर लोग इनके पीछे क्यों पड़ गए? ये बात मुझे समझ नहीं आती। मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो लड़के हैं उनके लिए भी आप बताएं क्या चीजें वाज़े होनी चाहिए, क्या उनको भी रोटी बनानी चाहिए, ऐसी उनको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसको भी फिर आप सपोर्ट करें। तो ये एक जो सोशल मीडिया सार्फिन है उनका रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि स्कर्दू एयरपोर्ट जो 7,500 फीट बुलंदी पर कायम है, इसको सिविल एविएशन अथॉरिटी ने स्कर्दू एयरपोर्ट आलमी मयार के हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है। मुझे ये खबर इतनी खुश आइन लगी क्योंकि जब मैं बाहर ट्रैवल करूं तो जो फॉरेनर्स होते हैं ना शाहजेब, वो अक्सर पूछते हैं हमें पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जाने का बड़ा शौक है, कैसे जाएं? तो मैं कहूंगी ऐसे जाएं। अब वो डायरेक्टली स्कर्दू पे लैंड कर सकते हैं। डायरेक्टली स्कर्दू में आप लैंड कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का विजन भी यही है, वो भी यही चाहते थे टूरिज्म को सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, और अब ऐसा देख रहा है कि अब हम ये देख रहे हैं कि जो टूरिज्म है वो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, और अब जो जितने भी टूरिस्ट हैं वो इजीली स्कर्दू आ सकते हैं, वहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं, वो खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं। तो ये सब टूरिस्ट के लिए एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर एक और भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कल रात ही सेलिब्रेशन शुरू हुई, 4 दिन तक ही सेलिब्रेशन चलेंगी, और कल मैंने जो मनाजिर देखे वो देख के दिल इसलिए खुश हुआ बिकॉज पाकिस्तानी बहुत वहाँ पर मुकीम रहे हैं हमेशा, और उनका एक अपनी एक उनसियत है, अपनी एक अटैचमेंट है यूएई के साथ। वो सेलिब्रेशंस, फायरवर्क्स हो रहे थे, बेहतरीन जश्न का, और वो एक्सपो सेंटर गालिबन लोगों के लिए फ्री कर दिया गया। बिल्कुल, एक्सपो सेंटर की जो एंट्री है वो फ्री कर दी गई है इसी खुशी में। तो अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। तमाम बातें हो चुकी हैं और बाकायदा आगाज करने के बाद सबसे पहले आपको ये बताएं कि 4 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसको सुनने के बाद हर वो शख्स जो नौकरी पेशा है
उसके दिल पर, उसके सोच पर और उसके जज्बात पर जाकर ये खबर लगी है कि 4 लाख कोई छोटा नंबर शाहजेब नहीं होता है। 4 लाख वर्कर्स, 4 लाख अफराद, 4 लाख चूल्हे, 4 लाख घराने, 4 लाख उम्मीदें जो उस आदमी से जुड़ी थी कि वो घर आएगा तो आज क्या बनेगा, वो घर आएगा तो बच्चे की फीस देंगे, वो आएगा तो बिल पे होगा, वो आएगा तो कुछ खाएंगे, वो आएगा तो कोई उम्मीद लाएगा। आज वो नाउम्मीद हो चुका है। और वो इसलिए हो चुका है क्योंकि तकरीबन सिंध के 600 के करीब सीएनजी स्टेशंस और बलूचिस्तान के 21 के करीब सीएनजी स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2.5 माह के लिए सीएनजी नहीं मिलेगी। तो उसके बाद जो तमाम उनके मुलाजमीन हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं और उनकी तादाद तकरीबन 4 लाख बनती है। तो इस बेरोजगारी पर भी हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इसके एदाद शुमार हैं उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन वहां पर आप गई भी, आपने लोगों से बात करने की कोशिश भी की सीएनजी स्टेशन पर? मैं किससे बात करती शायद, मैं जब वहाँ गई हूँ मैं एक सीएनजी स्टेशन पर नहीं गई, मैं एक के बाद दीगरे स्टेशन पर जाती रही। सन्नाटा, वीराना, 1-2 आदमी बैठे जो चौकीदार थे, उनसे आके पूछा तो क्या बात करेंगे। उनकी चेहरे, उनकी आंखों में इतनी नाउम्मीदी थी कि मेरे पास शायद उसके बाद हिम्मत ही नहीं मिली पड़ी, लेकिन फिर भी कि वी केप्ट ऑन गोइंग, जाके बात करने की कोशिश की। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने बात की। माया, जब आप उनसे बात कर रही थी तो क्या महसूस कर रही थी, उनका क्या बताना था, उनके क्या जज्बात थे और आपके क्या जज्बात थे? मैं जब उनके साथ थी ना शाहजेब वहाँ पर मौजूद ऑन द फील्ड, तो मुझे लग रहा था जैसे कि मैं उनसे ना इजहार अफसोस करने नहीं गई, मैं शायद उनके जख्म को और कुरेदने न चली गई। मुझे डर लग रहा था कोई भी सवाल करते हुए। हम किनसे मुलाकात? बिल्कुल, हाँ, इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हाफिज नईमुर रहमान साहब के वक्त का बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम में आपने शिरकत की। बहुत अहम सवाल मेरा, कल खबर सुनने के बाद से 4 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे, चूल्हे कैसे चलेंगे उनके, बच्चे कैसे पढ़ेंगे उनके? चले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो भी एक साइड पे करते हैं, खाएंगे कैसे, एक निवाला कैसे पेट में जाएगा, बीमार हो जाते हैं तो इलाज कैसे करवाएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है अफसोसनाक बात है और ये अफसोसनाक बात मेरे लिए, आपके लिए, उन हज़ारों लाखों लोगों के लिए कि जो बेरोज़गार हो रहे हैं उनके लिए है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो एक हमारा हुक्मरान तबका है ना, मैं किसी एक आदमी की बात भी नहीं करता, ब्यूरोक्रेट इसमें शामिल हैं, इस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल है, वटेरे जागीरदार इसमें शामिल हैं, नाम नहाद नुमाइंदे जो इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो अपनी ताकत और दौलत की बुनियाद पर जो है वहाँ पर आकर बैठकर कौम की तकदीर के फैसले करते हैं, वो इसमें शामिल हैं। और फिर हुकूमत की नाअहलियाँ आप देखें, ये जो सीएनजी का बहरान है, इनके ऊपर देखें, उनका जो मर रहे हैं वो तो मर रहे हैं, लेकिन इन पे असर नहीं पड़ता। ये इनकी सिर्फ नाइली की वजह से हुआ है। पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है। 200 अरब रुपए का कौम को नुकसान हुआ है सिर्फ नाइली डिले करने की वजह से। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ अगर RLNG जो इम्पोर्ट होनी थी वक्त पे, इतनी छोटी सी इंडस्ट्री से इतना बड़ा नुकसान हो गया, कहने की मतलब। जी। तो आप बताइए कि बाकी का क्या हाल है इस वक्त कराची में? आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ऐसी तैसी हुई है, इसलिए कि कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है। जब तामीरात होती हैं तो कोई पूछता नहीं है, जब हो जाती हैं फैसले हो जाते हैं, जो मुजरिम है उनको पकड़ते नहीं है, और जो एंड यूजर होता है उसके घरों को गिरा दो उड़ा दो की बात चल रही होती है। सीएनजी का मामला यही है। आप मुझे बताएं, जब ये सीएनजी की किटें आ रही थी तो कितना गवर्नमेंट इसको वो कर रही थी, प्रमोट कर रही थी। न्यूजीलैंड से किटें आ रही हैं, फलां से आ रही हैं, सीएनजी स्टेशन के आपने परमिट जारी किए हैं। आपको नहीं पता था 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होना है? और मैं एक और बात आपको बताऊं, आईनी बात है ये। आईनी बात ये है कि आईन में ये बात दर्ज है कि जिस सूबे से गैस निकलती है, नंबर 1 प्रायोरिटी उस सूबे को दी जाएगी, उसकी जरूरियात पूरी होंगी, फिर उसके बाद जो है वो बाकी सूबों में जाएगी। पूरा पाकिस्तान हमारा है, लेकिन आईन मौजूद है। इस वक्त 71% गैस जो है वो सिंध से निकलती है, और अगर बाकी देख लें तो तकरीबन 20% आज जो हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं ना जी, बहुत ही सौतेला सलूक है भाई। हाफिज साहब, आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो इस बात पर कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं सीएनजी स्टेशंस का, लेकिन अगर हम सनअतों की बात ना करें, किसी और इंडस्ट्री की बात ना करें, हम टेक्सटाइल की बात ना करें, हम सिर्फ और सिर्फ सीएनजी स्टेशंस की भी बात कर लें, इनको बंद करने के बाद बलूचिस्तान में, खासतौर पर सिंध में तकरीबन 600 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस हैं। जब उन्हें बंद कर दिया जाएगा, 4 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मकसद क्या है? मकसद ये कि सीएनजी स्टेशंस बंद किए जाएंगे तो घरों पर गैस आ जाएगी। घरों पर गैस आ भी जाएगी तो वो जो 4 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो घर जाके पकाएंगे तो क्या? वो अपना काम क्या करेंगे घर जाके? बिल्कुल नहीं। मुझे बताएं, क्या सब घरों में गैस आ रही है?
क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों गलत बात करते हैं? बंद हुए हुए ना इस वक्त सीएनजी स्टेशन, इस वक्त घरों के अंदर भी लोड शेडिंग चल रही है, इंतहाई नाअहली है, जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिजर्व तो मौजूद है ना। और आप जिस अंदेशे के तहत कह रहे हैं कि आइंदा रिजर्व खत्म हो जाएंगे, तो भाई ऑल्टरनेट एनर्जी आ रही है ना, इलेक्ट्रिकल कारें आ रही है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिप्लेस करेंगी ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ इनकी नाअहली की वजह से हुआ है। इसको वाजे होना चाहिए, ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि 2 साल में कौमी खजाने को 400-600 अरब रुपए का नुकसान इन्होंने पहुंचाया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, IMF के इलेक्ट्रिक कार आएगी सर तो बिजली कहां होगी फिर? सुने कि ये कदमों में पड़े हुए होते हैं कि किसी तरह से हमें जो है ना आपको दे दें, क्या कि 150-200 अरब रुपए साल में दे दें, क्योंकि वो जो उनका पैकेज होता है $5 अरब का, $7 अरब का, वो 3-4 साल 5 साल के अंदर मिलता है। तो ये 200 अरब रुपए के लिए उनके कदमों में पड़े होते हैं। बिजली महंगी करते हैं, गैस महंगी करते हैं, उनकी सारी शराइत मानते हैं, और कुछ शराइत तो माशी होती हैं, कुछ सियासी और दीनी शराइत, मजहबी तौर पर भी वो बहुत सारी चीजें इनसे करवाते हैं सिर्फ इसलिए। और ये तो सिर्फ इनकी एक नाअहली की वजह से, शुगर माफिया की वजह से 200-300 अरब रुपए का नुकसान होता है, आटे की वजह से होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में धंधा करते हैं। तो ये सिर्फ ये वाली वफाकी हुकूमत जो अपने आप को इतनी ईमानदार कह रही है, इसका हाल है। तो आप मुझे बताएं कि फिर बेईमानों का क्या हाल होगा? तो इसलिए ये पूरा निजाम इस वक्त करप्ट हो चुका है। और मैं आपको एक पूछता हूं वजीर आजम इमरान खान से, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूं, आप पूरे फैक्ट स्टेट कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात ये माया एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि के इलेक्ट्रिक की गैस कंपनी नहीं हो रही, जबकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपने ऑयल के प्लांट बंद रखा हुआ है, उसको पूरी सपोर्ट फराहम गवर्नमेंट कर रही है और हमें मार रही है। हमारी जो है वो घरों के फाकों के ऊपर ये के इलेक्ट्रिक जैसी माफिया को, क्योंकि उसने इलेक्शन में सपोर्ट की थी इनको, ये चीज प्रूवन है। तो इसलिए ये माफियाज का निजाम है जो इस हुकूमत में भी मौजूद है। ठीक है सर, आपकी बात कंप्लीट होगी। ये भी अब मुझे एक बात बताएं, ये तमाम वो फैक्ट्स हैं जो आप लोग बताते रहे हैं, हम लोग सवाल करते रहे हैं। मेरा फिर भी वही सवाल है कि कल जो मैंने नाउमीद आंखें देखी हैं, कल जो मैंने टूटे हुए लोगों को देखा है, मैं एज अवाम के नुमाइंदे जो हम हैं, हम कैसे फेस करेंगे? कैसे उनसे बात आगे जाके उनसे नेक्स्ट टाइम सवाल करेंगे? कैसे उनसे पूछा जाएगा कि भाई घर कैसे चल रहा है तुम्हारा? माया, 2 नौजवानों ने गुज़िश्ता जो है 4-5 दिन के अंदर खुदकुशी की है कराची में, बेरोजगार नौजवानों ने। नौकरियां नहीं है यहां पर, और मुसलसल चाहे ये गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, अगर नौकरियां हैं तो लिसानी बुनियाद पर, सियासी बुनियाद के ऊपर, तासुब की बुनियाद के ऊपर चल रही हैं। और जो यहाँ के लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा बड़ा काम यह है कि वो जो है वो फूड सप्लाई का काम करें, फूड पांडा में काम करें या वेटर्स बने, और जो डिग्रियां लेकर घूमने वाले हैं उनके लिए नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और ऐसे में आप लोगों को, गरीब लोगों को बेरोजगार कर दें। और गरीबी नहीं, देखें मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा रुलता है, क्योंकि कितने लोग वाबस्ता होते हैं एक इंडस्ट्री के साथ यार, एक सीएनजी स्टेशन से। अच्छा हाफिज साहब, आप कराची वालों की हमेशा आवाज बनते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, कराची वालों के लिए बात करते हैं। हाँ, जी हाँ। हाफिज साहब, मुझे ये बताइएगा, आप कराची के हमेशा आवाज बनते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा, इस वक्त गैस का बहरान एक तरफ, सीएनजी तो खैर इस वक्त नहीं मिलेगी, घरों पर गैस नहीं आ रही, सड़कों का वही हाल है, अस्पतालों का वही हाल है, तकरीबन पानी की बात करें तो वो कराची वालों को नहीं मिलती। कराची की किस्मत बदलेगी कैसे और कब बदलेगी? अब तो देखें, कराची की जो किस्मत है ना, बेसिकली वो कराची के आवाम के हाथ में है। अगर वो अब भी बेदार नहीं होंगे और उन्हीं लोगों से धोखा खाते रहेंगे या नाउमीद होकर घर बैठ जाएंगे, कि जिन लोगों ने 30-35 साल में इन सारी पार्टियों ने मिलकर कराची का बेड़ा गर्क किया। अभी आप देखें, ताज़ा 3 दिन पहले जो बिल लेकर आई है सिंध हुकूमत, उसने तो जो बचे कुचे इख्तियारात थे वो भी छीन लिए। अब डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट भी सूबाई हुकूमत ने अपने पास ले लिया, अब्बासी शहीद अस्पताल ले लिया, स्पेंसर आई अस्पताल ले लिया, KIISD जो दिल का अस्पताल नेमतुल्लाह खान ने बनाया था उसको जो है वो बल्दिया के हाथ से निकाल लिया। और दूध सप्लाई के जो चंद पैसे आ जाते थे KMC को, वो भी अपने हाथ में ले लिए, कुछ नहीं छोड़ा है। और फिर जो है बताएं कि जब कोई मुंतखब यहाँ से बल्दिया हो भी जाएगी, ये ना चाहते हुए भी बल्दियाती इंतखाब इनको कराने पड़ेंगे, तो उसके इख्तियार में ही कुछ नहीं होगा और सारी चीज़ों पे कब्जा होगा। और सिर्फ भर्तियां करने के लिए और करप्शन करने के लिए ये हुकूमत करेगी, तो कराची के लोग कहाँ जाएंगे? कराची के लोगों के पास एक ही रास्ता है कि वो अपने असल की तरफ लौटें। देखें, हमने तहरीक शुरू कर दी है, कल हमने 11 धरने दिए थे शहर में, कल और अगले आने वाले कल में यौम सियाह है, यही रास्ता है इसलिए, और अदालतों में भी हम जा रहे हैं।
हम देखें बहुत सारे केसेस अदालत में मौजूद हैं, सॉरी टू से अदालतों के पास वक्त नहीं होता, उनको जो है वो इमारतें गिराने से फुर्सत मिलेगी तो वो जो है वो लोगों का जेन्युइन मसला देखेंगे कि कितने लोग उससे भी तो बेरोजगार हो रहे हैं जिनके जो एक इमारत गिरने से, यानी जो मुजरिम उसको पकड़ते नहीं है, गलत चीज बनते हैं। उस वक्त हमने एक पिटीशन की थी तो सारे मुजरिमों को प्रोटेक्शन मिलती थी, कोई अदालत कुछ नहीं करती थी। जब ये इमारतें बन गई और एंड यूजर आ गया वहां पर जिसने जमा पूंजी लगा दी, अब उसको गिरा दो, उठा दो और मुतबादिल में बेच दो, तो ये नहीं हो सकता। यकीनन पार्कों से, खेल के मैदानों से, एम्यूनिटी प्लॉट से सबको हटना चाहिए, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब, कमेंट हमारे पास आ गया, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया, आप हमारे साथ मौजूद थे, शो में शिरकत की, आपका बेहद शुक्रिया और आपने हमें वक्त भी दिया। तो माया, अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन इसलिए कि किस्मत पाकिस्तान और कराची की भी इंशाल्लाह बदलेगी। लेकिन इस वक्त जिसकी बात करने जा रहे हैं वक्फे के बाद, वो शख्स है जो पाकिस्तान और पहला मुसलमान जिसने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद वसीम की, इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और इनके बारे में बात करेंगे। इस वक्फे के बाद सुबह पाकिस्तान में शाज़ेब और माया को दीजिए एक छोटे से वक्फे की इजाज़त। अभी वापस